हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 25 अप्रैल से 1 मई तक के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़। तो पहली न्यूज़ कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन से जुड़ी हुई है। देखिए, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यहाँ पर हमारे पास जो है उसने एक मिशन लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ठीक है, उसने एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन नेट जीरो। अब ये मिशन नेट जीरो किस चीज को लेकर है, आपको थोड़ा सा पहले तो ये पता होना चाहिए। ये मिशन नेट जीरो कहीं ना कहीं कार्बन एमिशंस इन इंडिया को लेकर है। जो भारत में कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको कहीं ना कहीं जीरो लेवल पर लेकर आने में ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की हेल्प करेगी। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, टारगेट ही काफी इंटरेस्टिंग है। नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2015 इंडिया। तो 2050 तक हमारा लक्ष्य रहेगा कि कार्बन उत्सर्जन को हम जीरो लेवल पर ले आएं। और यही नहीं, हमने 2030 के लिए भी एक टारगेट सेट किया हुआ जो आपको पता होना चाहिए। इंडिया गोइंग टू रिड्यूस 33-35% ऑफ कार्बन एमिशन बाय 2030 ऑफ 2005 लेवल। 2005 में हम जितना कार्बन उत्सर्जन करते थे उसका लगभग हमारे पास 33 से 35% हम रिड्यूस करेंगे बाय 2030, 2030 के आने तक। तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं लगातार इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की। देखिए, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने बात की थी कि केवड़िया रेलवे स्टेशन है। ठीक है, केवड़िया रेलवे स्टेशन ये भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बना है जिसको मिली है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। ठीक है, पहला ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन रेलवे स्टेशन। और ये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन किसने दी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दी थी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं इससे रिलेटेड। अभी आपको से मैं क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले एक और न्यूज़ देख लेते हैं जो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है। अभी क्या हुआ है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है लीड। अब ये लीड क्या है, देखिए, इंडिया और स्वीडन ने मिलकर एक क्लाइमेट इनिशिएटिव लिया। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया और स्वीडन का एक जॉइंट क्लाइमेट इनिशिएटिव है जिसका नाम है लीड। अब ये लीड का ऑब्जेक्टिव क्या है, वही जो भी हम बात कर रहे थे, नेट जीरो कार्बन एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री बाय 2050, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। वही चीज यहां पर फिर से रिपीट हो रही है। तो पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखिएगा लीड की, दैट इज लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ठीक है, कि इंडस्ट्री में हमें कार्बन एमिशन 2050 तक जीरो लेवल पर लेकर आना है। मेनली पोल्यूशन ही इंडस्ट्री से होता है। अब यूएसए ने भी इंडिया और स्वीडन के इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है। इंडिया और स्वीडन और भी कई सारे पैरामीटर्स पर, कई सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। जैसे इंडिया और स्वीडन एक हेल्थ हब बना रहे हैं, कहाँ पर, एम्स जोधपुर में। आपको बताना चाहिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत में कई जगह हैं, और जो एम्स जोधपुर है यहाँ पर इंडिया और स्वीडन मिलकर बनाएंगे एक हेल्थ हब। ये जॉइंट डिक्लेरेशन में बताया गया था। तो अब आपको ये भी याद रखना है बच्चों, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि लीड इट कौन सी दो कंट्रीज का जॉइंट इनिशिएटिव है, इंडिया और स्वीडन का। अभी कौन सी बड़ी कंट्री ने इसको ज्वाइन किया है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और जो बाइडन ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका यहाँ पर एक तरह से ऑनर किया, उनको वेलकम किया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। अभी हमने वर्ल्ड ग्रीन यहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग को लेकर बात की ना, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल और रेगुलेट करती है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ओके, तो याद रखिएगा बच्चों, वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा, वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा टोरंटो में। ठीक है, और आई गेस आप सब लोगों को पता ही होगा टोरंटो कहां है, टोरंटो इज इन कनाडा। ठीक है, सो डू रिमेंबर, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट करने के लिए काम करती है, वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ओके, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। आरबीआई रिस्ट्रिक्टेड अमेरिकन एक्सप्रेस। अब ये अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड एज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, इनको बैन कर दिया है क्योंकि ये डायरेक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। देखिए एक बात समझिएगा जरा, भारत में जितनी भी ये डिजिटल पेमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है बाय द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ये एक्ट है जिसके थ्रू आरबीआई भारत में पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। अब यहां पर हुआ क्या कि जो डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड है और अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाए, तो आरबीआई ने इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब समझने वाली बात, ये सब है क्या,
देखिए जब भी आप कोई अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देखते हैं, जनरली आपके पास दो तरह के कार्ड होंगे, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। इन दोनों के ऊपर एक पेमेंट गेटवे होता है। अब ये पेमेंट गेटवे क्या होता है? जो पेमेंट को फैसिलिटेट कराता है। अब पेमेंट गेटवे का एग्जांपल क्या है? जैसे रुपे है, इंडियन पेमेंट गेटवे, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, जिसको कई जगहों पर एमएक्स भी लिख दिया जाता है, ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि कई सारी ऐसे पेमेंट गेटवेज होते हैं, हाँ जी क्लियर, कई सारे पेमेंट गेटवेज होते हैं, उनमें से एक पेमेंट गेटवे है अमेरिकन एक्सप्रेस। तो इसको अभी रिस्ट्रिक्ट किया है आरबीआई ने कि आप न्यू डोमेस्टिक कस्टमर्स को अपने नेटवर्क पे एनरोल नहीं करोगे। पिछला तो चलता रहेगा, नए डोमेस्टिक कस्टमर्स को आप एनरोल नहीं कर पाओगे। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक चीज और मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि भारत में जो ये ट्रांजेक्शन्स क्लियर होती हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन्स जो क्लियर होती हैं, उसके लिए एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती है, याद रखना उसके बारे में, दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीसीआईएल, ठीक है। और सीसीआईएल के हेड कौन है? हरे कृष्णा, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। एमडी ऑफ सीसीआईएल 2001 से काम कर रही है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बिटवीन द बैंक्स, उसको फैसिलिटेट कराना इसका मेन काम रहता है। और हरे कृष्णा नाम से एक पर्सन जो इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। और भारत में अब रुपे कार्ड की डोमिनेंस आपको देखने को मिल रही है। 2014 में रुपे कार्ड को एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं स्टूडेंट, रुपे कार्ड को हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम इंटरनेशनल लेवल पे एक तरह से देख पाए, जैसे कि अभी अमेरिकन एक्सप्रेस काम करता है। तो रुपे कार्ड जो है 2014 से इंटरनेशनल लेवल पर उसको एक तरह से हमने लॉन्च करने का पूरा सोच लिया था। सिंगापुर ऐसी पहली कंट्री बनी आउटसाइड इंडिया जो जहां पर आप रुपे कार्ड का यूज कर सकते हैं। अभी कई सारी कंट्रीज हैं और कुल मिलाकर अगर हम बात करें, टोटल आई गेस 7 कंट्रीज है जहां पर आप रुपे कार्ड को यूज कर सकते हो एज ए इंटरनेशनल पार्टनर, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि हमारे पास अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपसे बात की थी मास्टर कार्ड की। सो मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं, मास्टर कार्ड जो एक पेमेंट गेटवे है, उसके जो करंट चेयरमैन हैं, ठीक है, वो इंडिया से हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। आप उनका नाम जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वो इंडियन ओरिजिन से है। मास्टर, हु इज द करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फेमस पर्सनालिटी इन यूएस एंड इंडिया ऑल्सो। ओके, याद रखिएगा कि हमारे पास हु इज द करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड? अजय बांगा, ठीक है। डू रिमेंबर, करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड अजय बांगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नासा लॉन्च शील्ड मिशन। अब ये देखिए, नासा के लिए नासा से रिलेटेड 2 न्यूज है बेसिकली यहां पर आपके सामने स्लाइड में। एक तो स्पेसएक्स ने नासा के लिए क्रू 2 मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें हमारे पास क्या हुआ है कि 4 एस्ट्रोनॉट्स को हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है। ये तो सिंपल न्यूज है, हम ऐसी न्यूज पहले भी कर चुके हैं। स्पेसएक्स वो एंटिटी बन चुकी है जो नासा के लिए अब हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का काम करती है। उसके अलावा नासा ने एक मिशन लॉन्च किया शील्ड के नाम से। शील्ड की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, स्पेशल हेट्रोडाइन इंटरफेरोमेट्रिक एमिशन लाइन डायनामिक स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ये शील्ड मिशन है। बेसिकली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस शील्ड मिशन? शील्ड मिशन इज गोइंग टू स्टडी द हाइड्रोजन एटम्स दैट ओरिजिनेट इन हीलियोस्फीयर और यू कैन से द इंटरस्टेलर स्पेस। ओके, सो यहां पर जो इंटरस्टेलर स्पेस होता है या हीलियोस्फीयर होते हैं, वहां पर जो हाइड्रोजन एटम्स ओरिजिनेट होते हैं उनको स्टडी करना, दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। और कहीं ना कहीं से स्पेस को समझने में हमें काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। स्पेस को समझने में हमें काफी हेल्प मिलेगी। और नासा ने, देखिए एक बात आप मानिए या ना मानिए, नासा ने हमारी बहुत हेल्प की है हमारे स्पेस की अंडरस्टैंडिंग को लेकर, आउटर वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को लेकर। और काफी सारे इनके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने यहां पर अच्छे से एग्जीक्यूट किया और नॉलेज पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर की है। लेकिन अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज, चलो मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं आपसे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। नासा का जो हेडक्वार्टर है, कुछ टाइम पहले नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम अपनी एक फीमेल ब्लैक साइंटिस्ट के नाम पे रखा था। तो नासा के हेडक्वार्टर का नाम किस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नासा हेडक्वार्टर नेम्ड आफ्टर विच साइंटिस्ट और यू कैन से इंजीनियर? ओके, याद रखिएगा बच्चों, नासा का हेडक्वार्टर का नाम है मैरी
डब्ल्यू जैक्सन, ठीक है, याद रखिएगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ये एक ब्लैक फीमेल साइंटिस्ट थी जिनके नाम पर नासा जिनके काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहे कैलकुलेशंस वगैरह में, और इनको ऑनर करते हुए नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम इनके नाम पर रखना यहाँ पर ज़रूरी समझा। अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे पास अनाउंसमेंट हुई थी, तो आप याद रख सकते हैं, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए जी, हिडन फिगर्स नाम से एक मूवी भी इनके ऊपर बनी हुई है, वो भी मैं आपको बता दूं कि बड़ी एक फेमस साइंटिस्ट थी मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ओके, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम बाय डीआरडीओ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन की डिमांड आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है देश में कितनी ज़्यादा चल रही है, कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन बेस्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो हमारे पास ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, उसको हमारे पास डेवलप किया है डीआरडीओ के अंडर काम करने वाली एक लेबोरेटरी ने। कौन सी लेबोरेटरी है? डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, जो कि कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु में, और ये डीआरडीओ के अंडर काम करती है। तो ये सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन बेस्ड जो ब्लड सैचुरेशन लेवल को हमारे पास कहीं ना कहीं हेल्प करती है, उसके लिए हमारे पास ये काम करेगी और कहीं ना कहीं कोविड-19 पेशेंट्स को हेल्प करेगी, ठीक है। और इसीलिए बेसिकली अब ये आम लोगों को भी नॉर्मल हॉस्पिटल्स में भी ये सिस्टम जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा। क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं? पहली बात तो आपसे पूछा जा सकता है सिस्टम किसने डेवलप किया है, तो याद रखिएगा डीआरडीओ ने डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत की एक गवर्नमेंट संस्था। उसके अलावा इस लैब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये लैब भारत में कहां पर लोकेटेड है, तो याद रखिएगा ये लैब कहां पर है? बेंगलुरु में, ठीक है। ये लैब हमारे पास कहां है? बेंगलुरु में। ओके, डीआरडीओ के हेड का नाम आपको पता ही होगा, डीआरडीओ के करंट चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी, याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं। अभी हम बात कर लेते हैं बच्चों ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, इस समय भारत में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत चल रही है, कई सारी कंट्रीज हमें ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय जो दिखाई दे रही है वो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। याद रखिएगा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ठीक है। जितनी ज्यादा भारत को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मिलेगी, इंडिया के कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं वो उतनी आसानी से रिकवर कर पाएंगे जो क्रिटिकल स्टेज में है, ठीक है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की बात करूं तो ये पेल ब्लू कलर में आपको दिखाई देती है, ठीक है। ऑक्सीजन को इस लेवल पर लेके आया जाता है कि वो लिक्विड लेवल में हमारे पास देखने को मिल जाती है, यानी एक स्मॉल कंटेनर में आप ज्यादा ऑक्सीजन को स्टोर कर पाते हैं जब वो लिक्विड लेवल पे होती है। अभी आपको बता दूं कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को असेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में भी ऐड ऑन कर दिया है कि ये असेंशियल मेडिसिन है राइट नाउ फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। दैट इज राइट नाउ वन ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ WHO। ओके, लिक्विड ऑक्सीजन की बात करूं तो अगर मैं बात करूं हमारे पास इस ऑक्सीजन को, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को फिर से हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके एक पेशेंट को दिया जाता है। अच्छा देखिए, आपके कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये भी होगा कि हमें वेंटिलेटर की जरूरत क्यों पड़ती है, ऑक्सीजन को अलग से सप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है कोविड-19 पेशेंट्स को? तो रीजन क्या होता है बच्चों, समझिएगा। जब नॉर्मली अभी मैं ब्रीथ कर रहा हूं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता ही है कि 20% ऑक्सीजन है, बाकी नाइट्रोजन और बाकी गैसेज हैं। तो जब मैं सांस लेता हूं तो मेरे जो लंग्स हैं उनके अंदर डिफरेंट गैसेज जो हैं वो जाती हैं। अब 20% ऑक्सीजन मैंने इनहेल की क्योंकि एनवायरमेंट में 20% ऑक्सीजन ही है, तो इस 20% में से 5% ऑक्सीजन जो मेरी बॉडी है वो कंज्यूम करेगी और बाकी की 15% एक्सेल कर देगी। यानी कि जब मैं एक बार सांस लेता हूं तो जो 20% ऑक्सीजन मैंने ली उसमें से केवल 5% मैं रखता हूं और बाकी की रिटर्न हमारे पास एटमॉस्फेयर को कर देता हूं, और नॉर्मल इंसान ये करता है। लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हमारे लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे लंग्स के पास उतनी पावर नहीं होती कि वो क्या कर सके, एयर से उस 5% ऑक्सीजन को अलग कर सके। तो इसीलिए हमें अलग से ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है। तो ये कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए एग्जाम प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, ऑक्सीजन की आजकल बहुत ज्यादा बात चल रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हाँ जी, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, याद रखिएगा बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 8। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास एक बुक आई है, द लिविंग माउंटेन, ठीक है। और बुक किसने लिखी है? इंडिया के जाने माने राइटर अमिताभ घोष ने। इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग वर्क करते हैं, ठीक है। द लिविंग माउंटेन,
अ फेबल ऑफ अवर फॉर अवर टाइम्स, अ फेबल फॉर अवर टाइम, इनकी बुक को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये भारत के जाने माने राइटर हैं, ठीक है, और भारत का जो सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार या सबसे हाईएस्ट लेवल का लिटरेरी जो प्राइज है, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो भी इनको मिल चुका है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। ये इंडिया में हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि 2018 का, ठीक है, 2018 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो अमिताभ घोष को मिला था। ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है फॉर द लिटरेरी वर्क इन एनी ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कोई भी भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप अच्छा लिटरेरी वर्क करेंगे तो आपको एक ज्ञानपीठ अवार्ड मिल सकता है, ठीक है। अब आपको ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अमिताभ घोष कौन सी लैंग्वेज में राइटिंग वर्क करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग वर्क करते हैं। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर याद रखिएगा कि 2019 का 2019 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, 2019 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो मिला है हमारे पास ए नंबूत्री जी को, ठीक है। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ए नंबूत्री, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं अगर आप चाहें तो। नंबूत्री, ठीक है, इनको मिला है 2019 का ज्ञानपीठ अवार्ड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सी लैंग्वेज में राइटिंग वर्क करते हैं, ठीक है। ये कौन सी लैंग्वेज के हमारे पास राइटर हैं? सो एम नंबूत्री कौन सी लैंग्वेज के राइटर हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, सो ऑब्वियसली वन ऑफ द फेमस लैंग्वेज में राइटिंग वर्क करते होंगे मलयालम, ठीक है, मलयालम। ये क्वेश्चन बच्चों पंजाब के एग्जाम में आपको देखने, जो पंजाब के आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें देखने को मिल सकता है, एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये ज्ञानपीठ अवार्ड को लेकर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ई प्रॉपर्टी कार्ड अंडर स्वामित्व स्कीम। देखिए हुआ क्या है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है स्वामित्व स्कीम। इसमें फुल फॉर्म ये देख लीजिए पहले तो, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ई प्रॉपर्टी कार्ड्स। अब ये ई प्रॉपर्टी कार्ड का मतलब क्या है कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, अब ये डिजिटली रजिस्टर्ड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, गांव में जो दिक्कतें होती हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर वो काफी हद तक सॉल्व कर पाएंगी, कर दी जाएंगी। ये हमारे पास अनाउंसमेंट कब की थी? 24, ये स्कीम कब अनाउंस की गई थी? लास्ट ईयर 24 अप्रैल को। अब 24 अप्रैल को हाईलाइट मैंने क्यों किया है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। 24 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों पंचायती राज डे। याद रखना 24 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं क्या? पंचायती राज डे। क्यों ऑब्जर्व करते हैं? देखिए पंचायती राज को भारत में इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको याद रखना है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 1992, ठीक है, 1992 में, 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी और उसके बाद पंचायती राज सिस्टम को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब आपको यहां पर यह चीजें याद रखनी है कि इसीलिए ये पंचायती राज डे के उपलक्ष्य में स्कीम लॉन्च की गई थी और अब यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया ई प्रॉपर्टी कार्ड की। नेक्स्ट न्यूज भी कहीं ना कहीं पंचायती राज से ही रिलेटेड है, आप याद रखिएगा, ई पंचायत पुरस्कार 2021। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, इनको मिला है ई पंचायत पुरस्कार 2021। आपको याद रखना है कौन सी स्टेट को मिला, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ई पंचायत पुरस्कार ये क्यों मिला है? इन्होंने, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया है, एप्लीकेशंस को इंप्लीमेंट किया है फॉर द इंप्रूवमेंट इन पंचायती राज सिस्टम। उत्तर प्रदेश को फॉलो किया है असम और छत्तीसगढ़ ने। असम और छत्तीसगढ़ का रैंक रहा हमारे पास सेकंड। तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड याद रखेंगे। देखिए आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी, ये भी याद रखना, आर्टिकल 40 इन द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या बोलता है कि देयर मस्ट बी ए पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। लेकिन उस पंचायती राज सिस्टम को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, कई सारी कमेटीज बैठी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो पंचायती राज सिस्टम को लेकर कंसिडर की जाती है वो है बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कंसिडर की जाती है बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे और गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि बलवंत राय मेहता कमेटी कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बलवंत राय मेहता कमेटी एस्टैब्लिश इन विच ईयर? इज द फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात।
So established in the year 1957. Do you remember? Established in the year 1957. Okay. Next हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, दैट इज IFSCA, ठीक है। इसने यहां पर अलाउ कर दिया है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो काम कर सकती हैं गिफ्ट सिटी गुजरात में। अब बेसिकली जो चीज आपको पता होनी चाहिए इस पूरी न्यूज में कि ये गिफ्ट सिटी क्या है। देखिए, हमारे भारत में बनी है गिफ्ट सिटी, बेसिकली एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करता हूं। पहले गिफ्ट की फुल फॉर्म देख लेते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो बेसिकली क्या है, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इसके थ्रू बच्चों होता क्या है कि पूरे विश्व में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और पूरे विश्व के इन्वेस्टर्स इसके थ्रू बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो होता क्या है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही होती है, SEZ ही होती है। SEZ की फुल फॉर्म याद रखना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कराना। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होता है बेसिकली एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कराना। पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्टमेंट करें और उससे कहीं ना कहीं भारत को फायदा मिले। ये कहां पर लोकेटेड है? नियर गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात के नियर बाय हमारे पास गिफ्ट सिटी जो है लोकेटेड है। अपने आप में एक स्मार्ट सिटी होगी, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि गिफ्ट सिटी के जो MD हैं तपन रे को अपॉइंट किया गया था। ये आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। गिफ्ट सिटी के जो नए MD हैं जो अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है तपन रे, ठीक है। तपन रे इज द न्यू MD ऑफ गिफ्ट सिटी। चलिए, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम बात करें बेसिकली, आप इसमें जो जो चीजें आपने याद रखनी है वो रिकॉल करा देता हूं। तो गिफ्ट की फुल फॉर्म याद रखिएगा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये है क्या? इट्स अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। कहां पर लोकेटेड है? गांधीनगर गुजरात में। और लास्ट क्वेश्चन यहां पर, गिफ्ट सिटी के MD कौन है? तपन रे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा एग्जाम प्रोस्पेक्ट से। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। चाइना फर्स्ट मार्स रोवर नेम ज़ुहोरॉन्ग। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में से एक है। मार्स को लेकर काफी सारी न्यूज हमें देखने को मिल रही है पिछले 1-2 महीने से, क्योंकि आपको पता होगा कि US का एक मिशन है परसिवरेंस, और वहां जो रोवर है वो काम कर रहा है। और यहां पर अब चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी CNSA, आपको पता होगा चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, उसने क्या कहा है कि जो उसका मार्स रोवर होगा जो जल्दी ही हमारे पास काम करना शुरू कर देगा मार्स के सरफेस, उसका नाम होगा ज़ुहोरॉन्ग। आपको पता होना चाहिए कि चाइना ने कुछ टाइम पहले एक मिशन लॉन्च किया था तियानवान-1। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मार्स को स्टडी करना। अब ये मार्स के चक्कर लगा रहा है और जल्दी ही एक रोवर जो है आपको चाइना की तरफ से देखने को मिलेगा जो मार्स के ऊपर स्टडी करेगा और कई सारी रिसर्च वर्क कंडक्ट करता हुआ दिखाई देगा। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, ठीक है, कि मार्स के सरफेस पे मेनली हमारे पास क्या देखने को मिलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मार्स के सरफेस में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। 95% मार्स का जो सरफेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड से फिल्ड है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने बात भी की थी कि USA ने क्या करना शुरू कर दिया है, नासा की जो मिशन है, नासा का मिशन, उसने वहां पर मार्स के सरफेस पे CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए स्टूडेंट कि मार्स के ऊपर हाईएस्ट माउंटेन को हम किस नाम से जानते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, हाईएस्ट नोन माउंटेन ऑन मार्स। हाईएस्ट नोन माउंटेन ऑन मार्स। अब ये याद रखिएगा क्योंकि मार्स के बारे में कई सारे लाइक न्यूज हमें लगातार देखने को मिल रही है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। ओलंपियस मोन्स, ठीक है, ये पूरे हमारे पास सोलर सिस्टम में सबसे हाईएस्ट माउंटेन एक तरह से कंसीडर की जाती है। नाम याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओलंपियस मोन्स। ये हमारे पास हाईएस्ट नोन माउंटेन है मार्स के ऊपर। और मार्स के 2 मून्स हैं, याद रखिएगा, फोबोस और डीमोस, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, मार्स के 2 मून हैं, फोबोस और डीमोस। पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं। चलिए, एक और न्यूज है हमारे पास CNSA से रिलेटेड, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना स्पेस एजेंसी। इसने हमारे पास क्या बताया है, ध्यान सुनिएगा, कि इन्होंने हमारे पास अपना जो स्पेस स्टेशन है जिसका नाम होगा तियांगोंग स्पेस स्टेशन,
उसको एस्टैब्लिश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़। देखिए चाइना कितनी तेजी स्पेस में आगे बढ़ रहा है। अभी हम बात कर रहे थे चाइना का एक रोवर अब काम करेगा किसके ऊपर, मार्स के ऊपर। अभी हम बात कर रहे हैं कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो चाइना की स्पेस एजेंसी है, उसने कोर मॉड्यूल लॉन्च किया तियाने और हैवी हार्मनी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आगे चलकर तियांगोंग स्पेस स्टेशन को एस्टैब्लिश करना। ये चाइना का एक खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज। इसी के अलावा सीएनएसए ने एक और रोबोट प्रोटोटाइप भी लॉन्च किया है, नियो 01, एक रोबोट प्रोटोटाइप जिसका ऑब्जेक्टिव होगा स्पेस डेब्रिस को क्लियर करना। तो आपसे मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि नियो 1 से नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया स्पेस डेब्रिस को क्लियर करने के लिए। ये स्पेस डेब्रिस क्या होती है? देखिए अर्थ अगर है, अर्थ के चारों ओर काफी सारे सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं और काफी सारा जो मलबा है अर्थ के चारों ओर वो घूम रहा है। जो सैटेलाइट खराब हो जाता है वो फिर भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और वो क्या बन जाता है, डेब्री। उसको हम बोलते हैं स्पेस डेब्रीज। और काफी सारे पार्ट्स हैं जो इस तरह से अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इनको क्लियर करने के लिए हमारे पास, आप याद रखिएगा, सीएनएसए ने एक मिशन लॉन्च किया है, नियो 1। एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारी स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इस चीज में इसरो भी पीछे नहीं है। याद रखिएगा, इसरो का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट नेत्रा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब लोग याद रखेंगे, इसरो का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट नेत्रा, जिसमें इसरो क्या बोलता है कि इसरो जो है अपने सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट करेगा स्पेस डेब्रिस से और उनको वो क्लियर करने की भी कोशिश करेगा। सो डू रिमेंबर प्रोजेक्ट नेत्रा हमारे पास कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है? तो याद रखिएगा, ये हमारे पास इसरो का एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, हमारे जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द स्पेस डेब्रिस। सो दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2021 बार्सिलोना ओपन। तो हमारे पास 2021 का जो बार्सिलोना ओपन है, ठीक है, वो हमारे पास किसने जीत लिया? राफेल नडाल ने। ठीक है, राफेल नडाल ने हमारे पास, जो कि कहां से, स्पेन से हैं, फेमस प्लेयर हैं बहुत ज्यादा। इन्होंने हमारे पास ग्रीस के प्लेयर को हराते हुए 2021 का बार्सिलोना ओपन जो है वो जीत लिया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन अगर हमारे पास पूछा गया, ये जो बार्सिलोना ओपन है, ठीक है, ये हमारे पास खेला जाता है हमारे पास इस तरह के हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास कि यहां पर ये क्ले कोर्ट पे, सॉरी नॉट हार्ड कोर्ट, माय अपोलॉजीज, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है हमारे पास। टेनिस के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं और अगर हम बात करें साल की शुरुआत में सबसे पहला टाइटल कौन सा देखने को मिलता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, सो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर का नाम आप जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। 2021 का जो ग्रैंड स्लैम टाइटल हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें हमारे पास मेल टाइटल किसने जीता था? हु वन 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन टाइटल, मेल टाइटल? ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ओके, करेक्ट आंसर है बच्चों नोवाक जोकोविक। करेक्ट आंसर याद रखिएगा, नोवाक जोकोविक। ठीक है, स्टार प्लेयर। ठीक है, और इन्होंने हमारे पास 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। स्पेशली फिर से वही बात, पंजाब एग्जाम्स के लिए और जो आने वाले अभी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 2021 की आईबा यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी। पहली बात तो ये हुई कहां पे? दैट इज एट काइल्स, पोलैंड। पोलैंड में हमारे पास हुई आईबा की यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसमें भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 11 मेडल जीते, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं और इंडिया ने टॉप किया है। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया ने टॉप किया है। तो एक बात और आपको बता दूं कि आईबा जो है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बॉक्सिंग की रेगुलेटरी बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा लोसेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा, आईबा जो है बॉक्सिंग की रेगुलेटरी बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहां पर? लोसेन, स्विट्जरलैंड में। चलिए एक बार विनर्स के नाम भी देख लेते हैं, स्पेशली गोल्ड मेडल विनर्स के नाम। तो ये रहे नाम आपकी स्क्रीन पर। आप इनके नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। कई बार वेट कैटेगरीज या फिर आपसे नाम देकर, किसी भी प्लेयर का नाम देकर आपसे ये पूछ लेंगे कि ये प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स से सिटेड है। तो इनके नाम जरा आप एक बार अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा, एग्जाम प्रोस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूं। तो ये स्क्रीन पर आपके नाम ये सब रहे। ठीक है, जब भी बॉक्सिंग की बात आती है बच्चों, तो आपको एक नाम आपके जहन में कहीं ना कहीं जरूर आता होगा, वो है एमसी मैरी कॉम। इंडिया की जो सबसे स्टार बॉक्सर हैं अब तक की इंडियन हिस्ट्री में, वो रही हैं एमसी मैरी कॉम, जिनके ऊपर हमारा मूवी भी बनी थी। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोगों से क्वेश्चन बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन, एमसी मैरी कॉम ने कितनी बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है? हाँ जी,
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एमसी मैरी कॉम वन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हाउ मेनी टाइम्स? ओके, करेक्ट आंसर बच्चों, करेक्ट आंसर है 6 टाइम्स। 6 बार एमसी मैरी कॉम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 17 मिलियन टन्स ऑफ मस्टर्ड प्रोडक्शन टारगेट। देखिए यहां पर स्टूडेंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग लक्ष्य रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। यहां पर गवर्नमेंट क्या बोल रही है समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट प्लान टू ब्रिंग अबाउट 9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अंडर मस्टर्ड कल्टीवेशन। भारत में मस्टर्ड कल्टीवेशन को बढ़ावा देना, यह ऑब्जेक्टिव रहेगा। और यहां पर टारगेट रखा गया 17 मिलियन टन ऑफ मस्टर्ड प्रोडक्शन बाय 2025-2026 इन इंडिया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने मिलियन टन मस्टर्ड प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है। तो राजस्थान जो है अभी राइट नाउ भारत में सबसे बड़ा मस्टर्ड प्रोडक्शन करता है, ठीक है। लगभग 40.82% टोटल मस्टर्ड जो प्रोड्यूस होती है भारत में वो केवल राजस्थान से आती है। उसके बाद हरियाणा का सेकंड नंबर आता है और थर्ड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। तो ये कहीं ना कहीं आप चीजें याद रखिएगा। अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास जीएम मस्टर्ड की बात हो रही थी, जीएम मस्टर्ड की भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। अब ये जीएम मस्टर्ड क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। जेनेटिकली जीएम क्रॉप्स होती हैं बच्चों हमारे पास। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जीएम क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, जिनको लेकर सरकार को क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं, इनके अंदर जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इंडिया में अप्रूवल कौन देता है? इसके लिए एपेक्स बॉडी कौन सी है? तो एपेक्स बॉडी का नाम याद रखना, दैट इज GEAC, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है, याद रखना। ये वो बॉडी है जो जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल देती है। जो बच्चे स्पेशली पटवारी का पेपर देंगे, पंजाब पटवारी का, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास मैं बता रहा हूं कि जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये वो बॉडी है जो भारत में जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को अप्रूवल देती है। और कहीं ना कहीं बात चल रही है कि जीएम मस्टर्ड्स को भी भारत में इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा अप्रूवल प्रॉपर नहीं आया। चलिए क्वेश्चन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड पूछ लेता हूं। भारत में पहली ऐसी क्रॉप कौन सी थी जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसको अप्रूवल मिला? नेम द फर्स्ट जीएम क्रॉप अप्रूव्ड इन इंडिया। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही सिंपल। भारत में जो पहली क्रॉप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड था जिसको अप्रूवल मिला वो है बीटी कॉटन, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी कॉटन, पहली क्रॉप। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, WHO अनवील्ड ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनवील की है अपनी ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी, जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि 50 मिलियन चिल्ड्रंस को वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे जो अपनी वैक्सीन मिस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ कोविड वैक्सीन की बात नहीं हो रही है, दैट इज मीजल्स, येलो फीवर एंड डिप्थीरिया। बेसिकली इन डिजीज के बारे में वैक्सीनेशन को लेकर बात हो रही है। देखिए आपको जो चीज पता होनी चाहिए कि जब भी WHO के वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते हैं तो उसमें यूनिसेफ के अलावा एक वैक्सीन अलायंस पार्टनर रहता है, गावी, ठीक है, गावी और यूनिसेफ। यूनिसेफ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस अभी काम करेंगी 50 मिलियन चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग अगेंस्ट मीजल, येलो फीवर एंड डिप्थीरिया। लेकिन चलिए मेन मुद्दा तो आज की डेट में कोविड-19 ही चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से सब कुछ भारत में लगभग बंद सा हो गया है। तो आप याद रखिएगा कि WHO का एक प्रोग्राम चल रहा है, कोवैक्स प्रोग्राम। एक और चीज याद रखिएगा, WHO का एक प्रोग्राम चल रहा है, कोवैक्स प्रोग्राम, जिसमें WHO पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की वैक्सीन जो है प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहा है। तो आपको याद रखना है WHO किस प्रोग्राम के तहत पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है? कोवैक्स प्रोग्राम। थोड़ा सा नाम कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि सेम से नाम आपको पेपर में दे दिए जाएंगे। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम, हेडक्वार्टर इसका आपको पता ही है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बहुत सिंपल, पुराने लेक्चर्स मैंने कवर किया है कि WHO ने अभी हाल ही के दिनों में अपने नए CEO अपॉइंट किए थे इंडियन ओरिजिन से। हाँ जी, नेम द CEO ऑफ WHO, जिनको जो इंडियन ओरिजिन से जिनको हाल ही के दिनों में अपॉइंट किया गया था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो करेक्ट आंसर है अनिल सोनी। करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ये भूलना नहीं है। अनिल सोनी इंडियन ओरिजिन से और WHO ने हाल ही के दिनों में इन्होंने CEO अपॉइंट किया था, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट, इंडिया थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2020। देखिए अब न्यूज समझने की कोशिश कीजिएगा। सिप्री हमारे पास एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जिसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
इसने कभी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट का नाम ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020। तो रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। ये भी पूछा सकता है रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई, ठीक है। सो सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट आई। इसमें क्या कहा कि इंडिया ने 2020 में लगभग 72.9 बिलियन डॉलर खर्च किए डिफेंस के ऊपर, जो थर्ड हाईएस्ट स्पेंडिंग है। नो डाउट इसमें फर्स्ट स्पेंडिंग किसने की है, यूएसए ने। और अगर आप यूएसए का खर्चा देखें तो इंडिया से 10 गुना ज्यादा। यूएसए ने 778 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए, इंडिया के कंपैरेटिवली 10 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डिफेंस के ऊपर खर्चा करना हमारी मजबूरी भी है। क्यों मजबूरी है, देखिए, क्योंकि हमारी एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान, और दोनों कंट्रीज ऐसे हैं जिनके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इंडिया को अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी होता है। तो आप यहां पर याद रखिएगा, फर्स्ट रैंक रहा यूएस का, सेकंड रहा चाइना का, थर्ड रहा इंडिया का। रिपोर्ट किसकी तरफ से आई, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की तरफ से। अब एक दो पॉइंट्स मैं आप यहां पे आपको और बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम प्रोस्पेक्ट से ध्यान से सुनिएगा कि जितना भी हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है उसमें काफी ज्यादा हम जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी कंट्री से खरीदते हैं। मेनली 3 कंट्रीज हमारे डिफेंस सप्लायर हैं, यूएसए, रशिया, इजराइल, ठीक है। ये 3 बड़े हमारे डिफेंस सप्लायर हैं जिनसे हम डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हैं, लेकिन यूएसए बहुत तेजी से उसमें आगे बढ़ता जा रहा है। अभी हमने यूएसए से रिसेंटली MH-60 रोमियो परचेज किया था। ये है क्या, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, इंडिया रिसेंटली फाइनलाइज द डील ऑफ M60 रोमियो, MH-60 रोमियो। ये किस तरह का इक्विपमेंट है, ये किस तरह का डिफेंस इक्विपमेंट है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बेसिकली विच टाइप ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि MH-60 रोमियो एक नेवी के लिए परचेज किया गया स्पेशल हेलीकॉप्टर है। याद रखना, MH-60 यूएसए से हाल ही के दिनों में नेवी के लिए परचेज किया गया हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई फिक्स द बैंक्स एमडी एंड सीईओ टेन्योर। कार्यकाल फिक्स कर दिया गया है बैंक्स के जो एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर और जो सीईओज होते हैं, ठीक है। यहां पर आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया, ठीक है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस इन बैंक्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटीज ऑफ द बोर्ड, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या कहा है, फिक्स द 15 ईयर्स टेन्योर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ठीक है, और होल टाइम डायरेक्टर्स। ये यानी कि अब एक पर्सन 15 साल से ज्यादा किसी भी बैंक में एमडी या सीईओ के रूप में काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपने यहां पर याद रखना है। अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी, अपर एज लिमिट कोई फिक्स नहीं थी, ठीक है, अपर एज लिमिट कोई फिक्स नहीं थी। और प्राइवेट बैंक्स जो हैं उसमें क्या होता था कि जनरली एक पर्सन जो है अपनी मोनोपोली बनाकर बैठ जाता था और अल्टीमेटली उनका जो सिस्टम है वो काफी हद तक गड़बड़ हो जाता था। आरबीआई की बात करें, बैंकिंग सेक्टर का भारत में रेगुलेटर है, ठीक है। एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भारत में बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है आरबीआई। शक्तिकांता दास करंट गवर्नर है आरबीआई के। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, भारत में कई सारे प्राइवेट बैंक है, लेकिन उसमें से सबसे बड़े बैंक में से एक है एचडीएफसी बैंक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक के करंट सीईओ कौन है, क्योंकि यहां पर बैंकों के सीईओ की बात हो रही है ना। हु इज द करंट सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। ओके, याद रखिएगा बच्चों, शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन, ही इज द करंट सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक, दैट इज हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज में से एक 93rd अकेडमी अवार्ड्स। देखिए बच्चों, अकेडमी अवार्ड्स को हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, ऑस्कर्स के नाम से। तो याद रखिएगा, ऑस्कर 2021 दिए गए हैं। इसमें हमारे पास आपको पहला क्वेश्चन जो याद रखना है, ये अवार्ड कौन प्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेड बाय अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑस्कर्स दिए जाते हैं। तो इस बार का जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है वो बहुत ही फेमस रहा, वो मिला है हमारे पास चॉली ज़ौ को, उनकी मूवी नोमैडलैंड के लिए, ठीक है। नोमैडलैंड मूवी बहुत ज्यादा न्यूज में है बच्चों, तो पेपर में क्वेश्चन आने के पूरे चांस है कि नोमैडलैंड के डायरेक्टर का नाम बता दीजिए। तो फीमेल डायरेक्टर है, नाम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड सर एंथनी हॉपकिंस को मिला, और इतने ज्यादा एज में 83 ईयर्स ओल्ड हैं ये, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस द फादर के लिए, मूवी द फादर के लिए। अब आपको याद रखना है कि हमारे पास ओल्डेस्ट
बेस्ट एक्टर का अवार्ड हमारे पास किसको मिला? सर एंथनी हॉपकिंस को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसिस को फॉर द मूवी नोमैडलैंड। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे, इसमें कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने की चांस नहीं। क्वेश्चन अगर आएगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहां पर आपसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ओके, सऊदी एक्टिविस्ट है हमारे पास वैक्लेव, इनको मिला है ह्यूमन राइट प्राइज बाय द पेस। ठीक है, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, सऊदी एक्टिविस्ट, माय अपॉलॉजीज, सऊदी एक्टिविस्ट का नाम है लोजैन अल हथोल। ठीक है, लोजैन अल हथोल, ये सऊदी एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था? वुमेन राइट्स के लिए इन्होंने काफी ज्यादा जद्दोजहद की सऊदी अरेबिया में, ताकि उनकी जो ड्राइविंग है उसके ऊपर बैन हट सके, उनको कुछ अधिकार मिल सके। ये स्क्रीन पर आपको उनकी पिक्चर दिखाई दे रही है, लोजैन अल हथोल। ठीक है, इनको मिला है हमारे पास 8th वैक्लेव हैवल ह्यूमन राइट्स अवार्ड। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप। पेस यानी कि पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। सऊदी की बात करें तो सऊदी में स्टूडेंट अभी भी वुमेन्स को प्रॉपर जो राइट्स है वो अवेलेबल नहीं है। सऊदी में अभी भी वुमेन्स की जो हालत है वो बहुत खराब है। सऊदी के क्राउन का नाम आपको पता होना चाहिए, हु इज द करंट क्राउन ऑफ सऊदी? सलमान। ठीक है, किंग सलमान यहाँ पे किंग है, एक तरह से सऊदी में किंग है। और सऊदी की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर लोग किसको फॉलो करते हैं? वहाबिज्म को। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर वहाबिज्म को फॉलो किया जाता है। ठीक है, सऊदी में वहाबिज्म को फॉलो किया जाता है और एक ऑयल रिच कंट्री है। लेकिन यहाँ पर पहली बार सिर्फ 1938, यानी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1938 में सऊदी ने पहली बार ऑयल डिस्कवर किया। ये याद रखिएगा, सऊदी ने ऑयल डिस्कवर किया था 1938 में, और उसके बाद सऊदी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज सऊदी वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। और यहाँ की जो ऑयल कंपनी है, मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ, उसका नाम याद रखिएगा, अरामको। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, सऊदी अरामको। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे रेवेन्यू जनरेट करती है और मार्केट वैल्यू में सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड की मानी जाती है सऊदी अरामको। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं सऊदी से रिलेटेड ही। सऊदी की बात हो रही है इतनी सारी। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना कि लोजैन अल हथोल, ठीक है, ये सऊदी के एक एक्टिविस्ट हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट, जिनको हमारे पास वैक्लेव हैवल ह्यूमन राइट्स प्राइज मिला है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि सऊदी की कौन सी फेमस पोर्ट सिटी है? मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, नेम द फेमस पोर्ट सिटी ऑफ सऊदी, जिसको वहां की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल, नॉट द कैपिटल, दैट इज जैसे इंडिया में मुंबई है। हाँ जी, नेम द पोर्ट सिटी ऑफ सऊदी, दैट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ सऊदी। एक हिंट भी देता हूं, वहां पर वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक हिंट भी दे देता हूं मैं आपको, यहां पर बन रही है वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, जो कुछ ही सालों में बनकर तैयार हो जाएगी। ओके, याद रखिएगा बच्चों, जेदा। जेदा जो है वो एक पोर्ट सिटी है और फाइनेंशियल कैपिटल भी कंसीडर की जाती है सऊदी की, और यहां पर वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लू नेचर अलायंस टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड ओशन। देखिए, एक नया हमारे पास पार्टनरशिप, एक नई पार्टनरशिप देखने को मिली है ब्लू नेचर अलायंस के नाम से। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारे पास? टू प्रोटेक्ट द 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द ओशन। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का लगभग 5% है। देखिए, ओशंस को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और यहां पर ब्लू नेचर अलायंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? एटलीस्ट 30% ओशन को प्रोटेक्ट करें बाय 2030। देखिए, ओशंस को जो ह्यूमन बींग्स है बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। ओशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, तो आपको मैं एक लाइन में इस तरह से बता सकता हूं कि जो 70% ऑक्सीजन अवेलेबल है, जी हाँ मैं सही कह रहा हूं, 70% ऑक्सीजन जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, दैट केम फ्रॉम ओशंस। आप में से शायद कुछ लोगों ने ना सुना हो, तो 70% ऑफ आवर प्लैनेट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन ओशन। मरीन एल्गी जो है वो उसे बेसिकली प्रोड्यूस करती है, मरीन एल्गी बेसिकली उसे प्रोड्यूस करती है। और कई सारे ओशंस हैं, ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट ओशन कौन सा? याद रखिएगा, पैसिफिक ओशन। ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा, लार्जेस्ट ओशन हमारे पास कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। ठीक है, और यहां पर आपको देखने को मिलेगी मरियाना ट्रेंच, जो कि डीपेस्ट पॉइंट है ऑन अर्थ। ठीक है, मरियाना ट्रेंच याद रखिएगा, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, ओशन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा मरियाना ट्रेंच। ओके, चलिए जी, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब भी यहां बात करते हैं सी वाटर की, तो सी वाटर जो है वो पीने लायक नहीं होता। तो सी वाटर के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? दैट इज सोडियम क्लोरेट। एक चीज याद रखिएगा, सी वाटर जब भी आप लेते हैं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या आपको देखने को मिलेगा? सोडियम
क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट जो है वो हमारे पास मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जब भी आप सी वाटर की बात करते हैं। लगभग 77% सी वाटर के अंदर हमारे पास, ठीक है, सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप में से कोई बता सकते तो आप बता दीजिए कि आफ्टर सोडियम क्लोराइड सी वाटर में मैक्सिमम सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा सोडियम क्लोराइड के बाद? हाँ जी, विच इज द मेन कंस्टिट्यूएंट? ओके, तो याद रखिएगा सी वाटर में सबसे ज्यादा तो होता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। जी हाँ, आप याद रखिएगा सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, सो बेसिकली आप इतना भी याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड तो भी बहुत सही रहेगा, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है जब भी आप ज्योग्राफी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2020 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ये हमारे पास कहाँ हुई है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है और यहाँ पर इंडिया ने एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नाम याद रख लीजिएगा, मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर से हैं, इंडिया की फेमस हमारे पास वेट लिफ्टर, इन्होंने यहाँ पर जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और जिल्ली देलबरा, ठीक है, ओडिशा से हैं, इन्होंने जीता है वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल। तो इन दोनों के नाम आप याद रखिएगा। पेपर में फिर से वही बात, क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है, आपको नाम देकर पूछ ले जाएगा कि ये पर्सन कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देखने को। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, एक अच्छी खबर। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, ठीक है, ऑफ इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, और इन्होंने एक हमारे पास लॉन्च किया है इनिशिएटिव, दैट इज सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, SCRI। ऑब्जेक्टिव क्या है? सप्लाई चेन को एस्टेब्लिश करना। सप्लाई चेन क्या होती है बच्चों? मैं पहले भी पिछले लेक्चर्स में बात कर चुका हूं कि कोई प्रोडक्ट अगर आपकी कंट्री में बन रहा है उसको आप वर्ल्ड के किस कोने तक पहुंचा पा रहे हैं आसानी से, दैट इज नोन टू बी सप्लाई चेन। तो चाइना ने बहुत अच्छी सप्लाई चेन एस्टेब्लिश की हुई है। अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया क्या चाहता है कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, उसको रिड्यूस किया जाए। तो यहां पर इन 3 कंट्री से मिलकर लॉन्च किया सप्लाई चेन इनिशिएटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो ये कंट्रीज अचीव करने जा रही हैं, मगर अगर ऐसा हो पाया तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली हाल ही के दिनों में कड़ा स्टेप लेते हुए क्या कहा कि ये चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को अब सपोर्ट नहीं करेंगे। चाइना का एक इनिशिएटिव है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसमें पूरे वर्ल्ड को आपस में जोड़ने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अब इसको बाइकआउट करेगा, इसका सपोर्ट नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, स्कॉट मॉरिसन। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, स्कॉट मॉरिसन, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं कि एक मेनलैंड है, मेनलैंड एरिया है। उस मेनलैंड एरिया से एक छोटा आइलैंड अलग होता है, तस्मानिया। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया सेपरेटेड बाय विच स्ट्रेट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ऑस्ट्रेलिया और उसका जो एक आइलैंड है तस्मानिया, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, सेपरेटेड बाय विच स्ट्रेट? मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया सेपरेटेड बाय विच स्ट्रेट? तो यहां पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक हमारे पास स्ट्रेट आ जाता है जिसका नाम है बास स्ट्रेट। ठीक है, एक स्ट्रेट है हमारे पास दैट इज नोन टू बी बास स्ट्रेट, जो कि सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। चलिए आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड टू गेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, यानी कि अब अंडमान निकोबार को भी एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, तो याद रखिएगा एक 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ठीक है, देयर आर टोटल 572 आइलैंड्स व्हेन यू टॉक अबाउट अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अब यहां पर इसको दिया गया है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, और इसको मान लिया गया है कि एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एरिया है अंडर द गवर्नमेंट स्कीम PKVY। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, परंपरागत कृषि विकास योजना। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, तो कुछ बच्चों को तो पता ही होगा कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया का यूज किए बिना
देसी खाद का यूज करके जो फार्मिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। भारत की इकलौती सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम। जी हाँ, याद रखिएगा, भारत की इकलौती सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स बन गए हैं एक यूनियन टेरिटरी जिसको सर्टिफिकेशन मिल चुकी है इस ऑर्गेनिक सिस्टम के अंडर, ठीक है। और अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करूं तो ये एक आर्किपेलागो है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया इसके 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। कैपिटल है इसकी पोर्ट ब्लेयर। चलिए आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा एक सिंपल से क्वेश्चन का, हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए। हाँ जी, कौन है अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर? हाल ही के दिनों में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो नाम याद रखिएगा, एडमिरल DK जोशी इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट हमारे पास यूएस पुट्स इंडिया इन करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट। करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में इंडिया का नाम डाल दिया यूएसए ने। ये करेंसी मैनिपुलेटर क्या होता है कि इंडिया जो है अपनी करेंसी की वैल्यू को मैनिपुलेट करता है ताकि व्यापार में फायदा उठा सके, ऐसा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का मानना है, ठीक है। तो उसने ऐसा क्यों किया, उसके रीजन उसने दिए हैं, 2 रीजन आप देखिएगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने परचेज ऑफ जो आरबीआई ने बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े लेवल पर क्या किया है, डॉलर्स की परचेज की है, बहुत सारे डॉलर्स को खरीद लिया है जो कि लगभग 5% है जीडीपी का। बहुत बड़े लेवल पर आरबीआई ने डॉलर्स की परचेज की है। इंडिया ट्रेड सरप्लस और भारत को व्यापार में जो फायदा होता है यूएसए से, उस इन 2 रीजन की वजह से करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में इंडिया को डाल दिया है। तो आपने बस सिंपल सा क्वेश्चन आप यहाँ पे याद रखना है कि हमारे पास कौन सी कंट्री ने इंडिया को डाल दिया है करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में, सो दैट इज यूएसए। इतना भी याद रख लेंगे तो बहुत इनफ रहेगा। रीजन आप ना भी याद रखें तो भी चलेगा। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या कहा है कि हमारे पास वो प्रोवाइड करेगा 1.5 बिलियन यानी कि ₹1.1 लाख करोड़ टू इंडिया टू रिस्पॉन्स द कोविड-19, रिस्पॉन्स टू द टैकल कोविड-19। जो कोविड-19 क्राइसिस इंडिया फेस कर रहा है उससे बाहर निकलने के लिए इंडिया को प्रोवाइड करेगा 1.5 बिलियन, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि एडीबी ने पहली अनाउंसमेंट कर दी थी कि एशिया पैसिफिक रीजन को कोविड-19 पैंडेमिक से बाहर निकालने के लिए, कोविड-19 पैंडेमिक से बाहर निकालने के लिए वो टोटल $31.6 बिलियन रिलीज करेगा, जिसमें से आप देखिए एक बहुत बड़ी अमाउंट 1.5 बिलियन डायरेक्टली रिलीज की गई है इंडिया के लिए। ये एक अच्छी चीज है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही होगा कि ये हमारे पास 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ, 1966 में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मनीला में, ठीक है। और इसके टोटल कितने मेंबर कंट्रीज है, 68 मेंबर कंट्रीज आर देयर, टोटल 68 मेंबर कंट्रीज आर देयर। नेक्स्ट न्यूज एडीबी से रिलेटेड है। एडीबी ने क्या कहा है अपनी रिपोर्ट में, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है हर साल, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। तो पहली बात तो रिपोर्ट किसकी तरफ से आती है, बाय द एडीबी। उसने क्या कहा, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी 11% से इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। सो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 2022 फाइनेंशियल ईयर में कितने परसेंट से ग्रो करेगा, 11% से। सो डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ठीक है। प्रेसिडेंट का नाम अगर हम बात करें, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज मात्सुगा असाकावा, ठीक है। ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के करंट प्रेसिडेंट हमारे पास ये हैं। चलिए मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया से ही। आज मैं इंडिया से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंडियन पर्सन जो हमारे पास हाईलाइटेड रहते हैं। सो हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी कौन है जो इंडिया से हैं? ओके, अशोक लवासा। जी हाँ, अशोक लवासा इससे पहले हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। इनको वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक में प्रमोट करके वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास आदित्य L1, इंडिया फर्स्ट सोलर स्पेस मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज। देखिए इंडिया क्या करने जा रहा है, इसरो बेसिकली क्या करने जा रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सन को स्टडी करने के लिए एक मिशन लॉन्च करेंगे आदित्य L1। उसके लिए अभी क्या किया गया है, एक कम्युनिकेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है। कहां पर देखिएगा, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, एरिस के नाम से, जो कि कहाँ है, हल्द्वानी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हमारे पास क्या होगा कि इससे कनेक्शन बनाए रखने के लिए एक हमारे पास कम्युनिटी सेंटर जो है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर जो है स्टैब्लिश किया गया है। अब आपने जो चीज़ याद रखनी है, इंडिया का पहला सोलर मिशन जो होगा उसका नाम क्या होगा, आदित्य L1। ये एक सैटेलाइट होगा जो सन के करीब जाएगा और सन के सरफेस को और सन से रिलेटेड बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, इंफॉर्मेशन इंडिया को प्रोवाइड करेगा। ये हमारा टारगेट बेसिकली रहेगा। तो सन बेसिकली क्या है, सन एक स्टार ही है जो हमारे सोलर सिस्टम के ऑलमोस्ट सेंटर में है। चलिए क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास सन में चल क्या रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सन की एनर्जी का सोर्स क्या है, ये भी आप याद रखिएगा, न्यूक्लियर फिजन नहीं है, फ्यूजन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, आफ्टर सन नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, सन के बाद हमारा नियरेस्ट स्टार का नाम क्या है, जो सन के बाद सबसे नियरेस्ट है अर्थ के, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर सन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके याद रखिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, ये हमारे पास नियरेस्ट स्टार है टू द अर्थ, ठीक है, आफ्टर सन, सन के बाद ये नियरेस्ट स्टार है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया रशिया टू एस्टैब्लिश 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। देखिए अच्छा स्टेप, अभी रशिया के साथ हम फिर से अपने रिलेशंस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और रशिया के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हम एस्टैब्लिश करेंगे। ये होता क्या है, इसमें होता क्या है स्टूडेंट, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं यानी फॉरेन मिनिस्टर, वो आते हैं और काउंटर कंट्री से भी, मतलब रशिया की तरफ से वो आएंगे और अल्टीमेटली डिफेंस रिलेशन और बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी। तो आपने याद रखना है इंडिया कौन सी कंट्री के साथ अब ये एस्टेब्लिश करने जा रहा है, तो ये है रशिया। ये पहली बार है कि नॉन क्वाड कंट्री, नॉन क्वाड कंट्री का मतलब देखो क्वाड कंट्रीज में 4 कंट्रीज आती हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब मैं क्वाड ग्रुप की बात करता हूं तो क्वाड ग्रुप में कौन कौन आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है, यूएसए। ये बात आप याद रखना, जब भी क्वाड की बात होती है तो ये 4 कंट्रीज का ग्रुप बना है जो चाइना की डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए बना है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए। तो पहली बार हमारे पास इंडिया क्या करने जा रहा है, नॉन क्वाड कंट्री के साथ 2+2 डायलॉग एस्टेब्लिश करने जा रहा है। इससे पहले क्वाड कंट्री के साथ ही ये रिलेशनशिप अपने एस्टेब्लिश किया है। सो नाउ रशिया गोइंग टू बी द 4th कंट्री जिसके साथ हमारे पास ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इंडिया एस्टेब्लिश करने जा रहा है। और रशिया के प्रेसिडेंट आपको पता ही है, नो डाउट, व्लादिमीर पुतिन। और अभी आपको एक चीज और याद रखनी है कि रशिया हमें प्रोवाइड कर रहा है कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी होगी और उसके लिए काम करेगी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। याद रखिएगा इंडिया में कोविड के लिए स्पुतनिक 5 की मैन्युफैक्चरिंग भी होगी जिसके लिए मेनली काम करेगी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। और ये हमारे पास आपको कहां देखने को मिलेगी, हैदराबाद में। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो यूके भाई पहली ऐसी कंट्री बन गया है जिसने हमारे पास एक पॉलिसी बना दी है और परमिट कर दिया है सेल्फ ड्रिवन कार्स को कि जो खुद ब खुद चलती हैं। तो ये अपने आप में एक गेम चेंजिंग स्टेप है, पूरे वर्ल्ड में इससे बदलाव आएगा। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। यूके के प्राइम मिनिस्टर अगर हम बात करें, बोरिस जॉनसन, नाम याद रखिएगा, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, बोरिस जॉनसन, ठीक है। ओके आगे अगर हम बात करें, ब्रिटिश अथॉरिटीज ने यह भी कहा है कि वो जल्दी एक डिजिटल कॉइन लॉन्च करेंगे, डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा ब्रिटकॉइन। ब्रिटकॉइन, आपसे अगर क्वेश्चन आ गया कि यूके गवर्नमेंट एक जल्दी से ही एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रही है तो उसका नाम होगा ब्रिटकॉइन। ये इंफॉर्मेशन किसने दी है, ऋषि सनूक ने। ऋषि सनूक कौन है, ही इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके, ठीक है। यूके के फाइनेंस मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन से है और कौन सी पार्टी से हैं ये, तो आपने याद रखना है कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी से ये लोग बिलोंग करते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास न्यू स्टूडेंट, टाइम्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फर्म्स। तो क्वेश्चन यहां पर देखिए, टाइम एक फेमस अमेरिकन मैगजीन है, उसने हमारे पास 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की एक लिस्ट निकाली है जो पूरे वर्ल्ड पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो उसमें 2 इंडियन कंपनीज का नाम आया पूरे वर्ल्ड, एक तो है बाइजू जो एक लर्निंग ऐप है, बाइजू रविंद्रन, ठीक है, जिसके फाउंडर हैं, और दूसरा नो डाउट है जियो प्लेटफॉर्म, जियो जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक कंपनी है। देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैक्सिमम इंडियंस को शायद ना पता हो। रिलायंस इंडस्ट्री अभी क्या कर रही है आपको मैं बता दूं
कि अपनी रिफाइनरीज में उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी शुरू कर दिया, उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया बेसिकली, और ये इंडियन गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी भारत में कंडीशन ये है कि हर 10वां पेशेंट जिसको भारत में ऑक्सीजन मिल रही है वो रिलायंस इंडस्ट्री से मिल रही ऑक्सीजन है। इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने प्लांट को होल्ड पे डाल दिया है, एक तरह से बंद कर दिया है, और वहां से जो ऑक्सीजन बन रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भारत में अब तक 15 लाख पेशेंट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर चुकी है लगभग रिलायंस इंडस्ट्री। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को। और इन्होंने कोई अपनी पब्लिसिटी इस चीज़ को लेकर नहीं की कि हम फ्री में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और थोड़ा सा न्यूज़ को सर्च आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर 10वां पेशेंट जो भारत में जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट राइट नाउ भी है, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? रिलायंस इंडस्ट्री से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए जी, अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन, आपको पता ही होंगे कौन है, मुकेश अंबानी। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन करंट कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, और जामनगर गुजरात जो इनकी रिफाइनरी है वहां से बहुत बड़े लेवल पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को लगातार सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, फिर से कोविड की थोड़ी सी बात करें अगर, तो आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि कोविड के कई सारे स्ट्रेन जो हैं अलग अलग जगह से देखने को मिल रहे हैं, और उसी में हमारे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसी की वजह से बढ़ती जा रही है लगातार। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखिएगा। सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास टीवी सोमनाथन अपॉइंटेड एज फाइनेंस सेक्रेटरी। तो फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में हमारे पास अपॉइंट किए गए हैं टीवी सोमनाथन। ठीक है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाई? आपको पता होना चाहिए ₹1 करेंसी नोट जो है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ₹1 का जो करेंसी नोट है वो इशू आरबीआई नहीं करता, वो करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू। ठीक है, वो उसको इशू कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, और उस पर साइन कौन करते हैं? उस पर साइन करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी कि आप साइन कौन करेंगे? टीवी सोमनाथन। और एक बात और मैं आपको बता दूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी कौन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी कौन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे यहां पूछ लेता हूं, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को चलाने में फाइनेंस मिनिस्टर का तो योगदान होता ही होता है, सेक्रेटरी का योगदान भी होता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करता है। सो हु इज द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? हाँ जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, हु इज द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो बच्चों याद रखिएगा, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। ठीक है, ही इज द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास मेडन ट्रायल ऑफ पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल। देखिए बच्चों, एयर टू एयर मिसाइल का एक परीक्षण हुआ है, सफल परीक्षण पाइथन 5। परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इस मिसाइल को बनाने में किसने हेल्प की है? रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, जो कि इजराइल की कंपनी है। ये बात आप याद रखिएगा। अब हुआ क्या है बच्चों कि हमारा जो खुद का बनाया हुआ इंडिजीनियस बनाया हुआ फाइटर प्लेन है, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी तकनीक से निर्मित एलसीए तेजस, उसके साथ हमने पाइथन 5 को इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया एक तरह से। तो आने वाले टाइम्स में इससे क्या होगा, इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी। एलसीए यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, तो यानी कि मिसाइल जो तेजस के साथ लगेगी वो भी हम खुद बनाएंगे, और तेजस प्लेन भी हम खुद बनाएंगे। अभी आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर प्लेस किया था तेजस प्लेन्स के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एचएएल को 48,000 करोड़ पे करेंगे और तेजस विमान खरीदेंगे। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने तेजस विमान खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया था एचएएल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को? कितने तेजस प्लेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदने जा रही है? आज का लास्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदने जा रही है 83 तेजस प्लेन्स, और उसके लिए गवर्नमेंट एचएएल को पे करेगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पे करेगी 48,000 करोड़। लास्ट न्यूज फॉर द डे, एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस पासेस अवे एट द एज ऑफ 90। अब अपोलो 11 में हमारे पास, आपको याद रखना है, 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनका नाम सबने सुना है, मून पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति। दूसरे पर्सन बज एल्ड्रिन। ठीक है, ये 2 पर्सन थे जिन्होंने अपोलो 11 में ट्रेवल किया और मून के सरफेस पर कदम रखा। लेकिन इसी अपोलो 11 में एक और एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था हमारे पास माइकल कॉलिंस, जिन्होंने मून के सरफेस के ऊपर कदम नहीं रखा, लेकिन इस मिशन का पार्ट थे। इसीलिए इनको कहा गया
फॉरगॉटन एस्ट्रोनॉट ऑफ अपोलो 11। तो इनकी अभी मृत्यु हो गई है, तो आपने इनका नाम याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि माइकल कॉलिंस जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई वो कौन थे। सो ही इज वन ऑफ द फेमस एस्ट्रोनॉट इन द अपोलो 11 मिशन। तो ये थे स्टूडेंट लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। हमसे जुड़े रहिए। टू सब्सक्राइबर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।